है ना। ओरेकल क्या है ये तो आपने ओवरव्यू ले लिया, अब थोड़ी सी हिस्ट्री। ओरेकल कब बनी, ओरेकल किसने बनाई, आज मार्केट में कहां स्टैंड कर रही है, सब चीजें। ओरेकल बनी 1977 में। बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, बनाने का क्रेडिट जो इसके फाउंडर पर्सन है उन्हें जाता है, दैट इज लैरी एलिसन। जैसे फेसबुक बनाने का क्रेडिट आप मिस्टर जकरबर्ग को देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन बिल गेट्स ने रखी थी, बिल्कुल ऐसे ओरेकल स्टार्ट की थी लैरी एलिसन ने। बट जानकर सरप्राइज होगा, ओरेकल के नाम से नहीं की थी इन्होंने। 1977 में जब ये कंपनी स्टार्ट करी तो कंपनी का नाम इन्होंने रखा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। और ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स का काम करती थी, यानी तब इनके दिमाग में कहीं डेटाबेसेस नहीं आए थे, राइट। इनकी पिक भी है अगर आप नोटिस करें, ही इज वन ऑफ द मल्टी बिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज मिस्टर लैरी एलिसन एंड ही इज द फाउंडर पर्सन ऑफ दिस कंपनी जो ओरिजिनली एसडीएल के नाम से लॉन्च हुई थी। आगे सुनिएगा, 1977 में कंपनी खोलने के बाद आईबीएम ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें आईबीएम ने रिलेशनल डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट को समझाया था। मैं आपको बता दूं, दुनिया में रिलेशनल डेटाबेसेस आईबीएम लेकर आई थी। आईबीएम के एक स्टाफ पर्सन थे, आई थिंक आपने अपने सब्जेक्ट में इनका नाम सुना होगा। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मिस्टर ईएफ कॉर्ड? इनका नाम सुना है आपने? ये वो हैं जिन्होंने आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत फेमस है 12 रूल्स ऑफ कॉर्ड, आप अपने सब्जेक्ट पेपर में पढ़ते होंगे, राइट। तो मिस्टर कॉर्ड ने आरडीबीएमएस का प्रिंसिपल उस जमाने में दिया। मिस्टर एलिसन को आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने लिए अपने मन में तय कर लिया कि अपनी कंपनी में ये आरडीबीएमएस क्रिएट करेंगे, रिलेशनल डेटाबेसेस बनाएंगे। तो इन्होंने दुनिया में अपनी कंपनी का पहला आरडीबीएमएस बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा ओरेकल वर्जन 1.0। बनाया किसमें था इन्होंने? उस जमाने में इन्होंने इसको बनाया था असेंबली लैंग्वेज में। बट अनफॉर्चुनेटली ये कभी कमर्शियली पॉपुलर नहीं हो पाया, ये कभी मार्केट में लोगों के सामने नहीं आ पाया। कौन? ओरेकल वर्जन 1.0। ये कभी कमर्शियली पॉपुलर नहीं हुआ। कमर्शियली पॉपुलर ओरेकल वर्जन 2.0 हुआ। कब लॉन्च हुआ? 79 में लॉन्च हुआ। और इसकी पॉपुलैरिटी से इतने इंप्रेस हुए लैरी एलिसन कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया। क्या था नाम बताइए? स्लाइड अगर आपने ध्यान से देखी हो तो क्या नाम था? एसडीएल नाम था। एसडीएल से कंपनी का नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया आरएसआई। ठीक, आरएसआई का फुल फॉर्म इन्होंने रख दिया रिलेशनल सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन। ये इनकी कंपनी का दूसरा नाम पड़ा। बाद में ओरेकल इतना पॉपुलर हुआ कि लैरी एलिसन और उनकी टीम ने कंपनी का नाम ही चेंज करके ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया। तो ओरेकल कॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी की शुरुआत 1982 में हुई थी, जबकि ओरिजिनली ये कंपनी 1977 में मार्केट में आ गई थी बाय द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज। फिर उन्होंने ओरेकल का वर्जन 3.0 निकाला। वहां से लेकर आज तक जो आपको ओरेकल दिख रही है वो डेवलप होती है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ सी लगी है, लेकिन सी का बहुत बड़ा हिस्सा ओरेकल की डिजाइनिंग में यूज करा गया है। बहुत कुछ ओरेकल में जो इंटरनल फाइल्स मेंटेन होती हैं वो मेंटेन होती है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ओरेकल 1983 ऑनवर्ड्स असेंबली लैंग्वेज छोड़कर सी लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। मेजर काम जो ओरेकल में आज हो रहा है, ओरेकल का इंटरनल डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो आज भी हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। इसके बाद ओरेकल के खूब सारे वर्जन आए। फिर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ओरेकल लेकर आई 1999 में, जब इन्होंने ओरेकल 8i लॉन्च करा। अगर आपको ध्यान हो, आई डोंट नो आपकी समय एज क्या रही होगी, अगर आपको ध्यान हो तो 2000 वो एरा था जब दुनिया में इंटरनेट पेनिट्रेट हो रहा था, जब दुनिया में लोग इंटरनेट के बारे में जान रहे थे। जैसे आज थोड़ा थोड़ा लोग मशीन लर्निंग को जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जान रहे हैं, ऐसे इंटरनेट उस वक्त पॉपुलर हुआ और ओरेकल ने इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करा और ओरेकल ने दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया जो इंटरनेट एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना बैकएंड यूज कर रही हैं ओरेकल के तौर पे, उसकी शुरुआत ओरेकल की तरफ से हुई थी, अपने उस वर्जन से जिस वर्जन का नाम इन्होंने दिया था 8i। एंड एवरीवन कैन गेस व्हाट डज दिस आई स्टैंड फॉर? You can easily predict this I stands for internet। तो मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले क्या कहा था? जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रही है, जो मार्केट में हॉट टेक्नोलॉजी है, ओरेकल अपने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को उसके साथ कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब 8i से पहले डेटाबेसेस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे यूज होते थे, इंटरनेट पे डेटाबेसेस यूज ही नहीं हो पाते थे। ओरेकल वो फर्स्ट कंपनी थी
जो इंटरनेट पे डेटाबेसेस को लेकर आई, और उसका वो वर्जन जो इंटरनेट एप्लीकेशंस को सपोर्ट पहली बार दे रहा था, उस वर्जन का नाम इन्होंने रखा था ओरेकल 8 आई। उसके बाद फिर ओरेकल लेकर आई ओरेकल 9 आई, जिसमें इसने सबसे बड़े 500 एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करे। इतने सारे फीचर्स लेकर ओरेकल ने कोई वर्जन लॉन्च नहीं करा। ये साल 2001 था जब मार्केट में ओरेकल 9 आई आया। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी मार्केट में पॉपुलर हुई जिसका नाम था ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट ग्रिड का मतलब समझाता हूं, क्योंकि इससे इंस्पायर्ड था ओरेकल का अगला वर्जन विच इज कॉल्ड एज ओरेकल 10G। चलिए सबसे पहले मुझे बताइए नेटवर्क क्या होता है, बोलिए, बहुत सिंपल बात बताइए, व्हाट इज अ नेटवर्क? अ नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, यही बोलते हैं ना, अ नेटवर्क इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस, राइट? ग्रिड को आप, ये जो ग्रिड है ना, इसको आप एक इंटेलिजेंट नेटवर्क मानिए। ग्रिड एक नॉर्मल नेटवर्क नहीं होता है, ग्रिड अपने आप में एक इंटेलिजेंट नेटवर्क होता है। इंटेलिजेंट नेटवर्क कैसे? इंटेलिजेंट नेटवर्क ऐसे कि इस ग्रिड में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि वो एक सिंगल प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने का काम करते हैं। एक सिंगल प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने का काम करते हैं। यानी अगर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी कैलकुलेशन है और वो लेंदी कैलकुलेशन करने में मान लीजिए 10 घंटे एक मशीन को लग रहे हैं, तो अगर आप ग्रिड बना दे मशीन्स का, तो वो सारी मशीन्स इस कैलकुलेशन को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी और आपस में वो सारी मशीन ऐसे काम करेंगी जैसे वो एक सिंगल मशीन है। यानी ग्रिड ये इंप्रेशन देता है कि अलग अलग कंप्यूटर्स मिलकर एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं। तो ओरेकल का जो 10G वर्जन था वो एक ऐसा डेटाबेस था जो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होकर भी एक सिंगल रिपोजिटरी की तरह काम कर सकता था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? जैसे इस समय मैं और आप भी नेटवर्क से जुड़े हैं, समझने की कोशिश कीजिए, मैं और आप भी एक नेटवर्क से जुड़े हैं, बट हम और आप अपना डेटा एक्सेस नहीं कर सकते ना। आप मेरे कंप्यूटर का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। लेकिन हम और आप अगर नेटवर्क की जगह ग्रिड पे होते तो मैं आपका, आप मेरा डेटा एक्सेस कर पाते, ना सिर्फ एक्सेस कर पाते, मेरा और आपका कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम कर पाता। तो लॉजिकली ऐसा दिखता जैसे ये इतने सारे कंप्यूटर नहीं है, ये एक सिंगल कंप्यूटर काम कर रहा है। दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। और आप इजीली गेस कर सकते हैं, अगर मल्टीपल कंप्यूटर को मर्ज करके एक सिंगल कंप्यूटर की तरह काम कराया जा सके तो वो कंप्यूटर की पावर आप सोचिए कितनी बढ़ जाएगी। वो कितने ज्यादा कैलकुलेशंस कर पाएगा, कितने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक ही बार में प्रोसेस कर पाएगा। ये पावर लेकर आया मार्केट में ओरेकल 10G। फिर ओरेकल 10G के बाद मार्केट में आया ओरेकल 11G। ओरेकल 11G ने दो नए कॉन्सेप्ट दुनिया को दिए, एक का नाम OLTP और एक का नाम OLAP दिया। आपने ये वर्ड सुना है OLTP? सुना है? OLTP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, और आप कई बार इसको कर चुके हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और OLAP अपने आप में कहलाता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एनालिटिकल प्रोसेसिंग, राइट? समझिएगा ध्यान से, OLTP का मतलब क्या होता है ये बताइए। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है, आपको एक स्लिप मिलती है, मिलती है। उस स्लिप में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? उस स्लिप में कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? अभी वाला या पुराने सारे? अभी वाला या पुराने सारे? अभी वाला ना, करंट वाला ना। तो इसको बोलते हैं अपन OLTP, यानी ऐसा डेटाबेस जो करंट ट्रांजैक्शन स्टोर करे, जो करंट ट्रांजैक्शन स्टोर करे वो OLTP डेटाबेस होता है। और गेस करिए, आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं एटीएम से? मिनी स्टेटमेंट निकलता है। और क्या मिनी स्टेटमेंट आपके पुराने ट्रांजैक्शंस बताता है? क्या मिनी स्टेटमेंट आपके पुराने ट्रांजैक्शन बताता है? यस। आप बैंक में जाकर अपनी पासबुक को अगर प्रिंट कराते हैं, अपनी पासबुक की अगर प्रिंटिंग कराते हैं तो आपको पुराने सारे ट्रांजैक्शन दिखते हैं। ठीक है, वो आपके करंट ट्रांजैक्शन है कि आपके पास्ट ट्रांजैक्शन है? वो आपके करंट ट्रांजैक्शन है कि पास्ट ट्रांजैक्शन है? पास्ट है। इसको बोलते हैं OLAP। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं OLAP। और ये टेक्नोलॉजी भी ओरेकल 11G अपनी तरफ से सपोर्ट करके लाया था। यानी ओरेकल 11G आपके डेटाबेसेस को दो पार्ट्स में ब्रेक करवा देता है। एक करंट डेटाबेस होता है, एक
प्रीवियस ट्रांजैक्शंस का डेटाबेस होता है, करंट डेटाबेस करंट ट्रांजैक्शंस रखता है, और एनालिटिकल डेटाबेस जो होता है वो सारे ट्रांजैक्शंस को रखता है। और इसी को आप बताइएगा, आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं? इसी को दुनिया में आज बुलाते हैं डेटा वेयरहाउस। ये वर्ड सुना है? Have you heard the word data warehouse? Data warehouse is a big repository of data, जिसमें कई साल तक डेटा को मेंटेन करा जाता है ताकि उसको रिकॉर्ड मेंटेनेंस के तौर पे यूज करा जा सके। क्लियर हुआ? राइट? तो Oracle 11G ये दो चीजों के लिए जाना जाता है। इट सपोर्ट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑल्सो, इट सपोर्ट्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑल्सो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। चलिए, इसके बाद फिर Oracle क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ गई। जैसा मैंने कहा 2012-13 के आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट में खूब बोलबाला था, लोग मैक्सिमम क्लाउड की तरफ जा रहे थे, क्लाउड मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से पेनिट्रेट कर रहा था। तो Oracle ने पहला डेटाबेस बनाया जो क्लाउड को सपोर्ट करना शुरू कर रहा था, एंड दैट वाज Oracle 12c। और फिर अभी 2 साल पहले Oracle ने, इस 6 साल में इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं करा, 4 साल में कोई बहुत बड़े डेटाबेसेस नहीं बनाए, लेकिन 2018 में Oracle ने लॉन्च करा 18c, जो दुनिया का पहला ऑटोनॉमस डेटाबेस है। ऑटोनॉमस समझ रहे हैं? अभी मैंने एक वर्ड यूज करा था, अ डेटाबेस which uses machine learning for its activities। यानी जो रोल आज तक डीबीए का होता था, जो रोल एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता था, वो रोल अब Oracle 18c के बाद से Oracle खुद करने लगी है। यानी जो डेवलपर का काम था, वो काम Oracle ने अब मशीन लर्निंग के थ्रू कर लिया है, ताकि डेवलपर बाकी टिपिकल टास्क कर पाए। जो रूटीन मेंटेनेंस है डेटाबेसेस की, वो Oracle 18c ने खुद ने कर लिया है। हुआ क्लियर? आई मेरी बात समझ में? ओके। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो जस्ट 1 साल पहले आया है, जिसे हम लोग भी इस कोर्स में यूज करने वाले हैं, और वह Oracle का 19c, which was launched in the year 2019। और अगर सब चीजें सही गई तो 2020 के एंड होते होते, अब आई डोंट नो कोरोना के कारण कितना इफेक्ट पड़ रहा है इनके बिजनेस पे, बट आज से 3-4 महीने पहले तो प्लान था कि 2020 का मिड आते आते ये Oracle का 19c के बाद 20c लॉन्च कर देंगे। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Oracle? What is the latest version of Oracle? The latest version is Oracle 19c, right? और ये पूरा चार्ट है, स्लाइड्स आपसे शेयर होंगी। अगर आप देखना चाहें तो इस पूरे चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट के टॉप पे जो आपको दिख रहा है, दैट इज Oracle 19c। हुआ क्लियर? आया समझ में? ये हुए Oracle के अलग अलग वर्जन। हाँ, कैसे डाउनलोड करेंगे? Oracle की साइट पे जाकर मिलेगा ये। Oracle की साइट पे अवेलेबल है सब, मैं बता रहा हूं आपको, रुक जाइए आप 2 मिनट, बस आ रहा हूं उस पे। अब आता है Oracle के मार्केट में एडिशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, Oracle कितने नामों से मार्केट में अवेलेबल है, तो गौर करिएगा। Oracle 5 फ्लेवर्स में आती है। जैसे अगर आपने जावा करी हो तो आपने सुना होगा जावा का एक एसई है, जावा का एक डबल ई है, जावा का एक एमई है। सुना है आपने? जावा के 3 फ्लेवर्स हैं। जैसे जावा के 3 फ्लेवर्स हैं, ऐसे Oracle के 5 फ्लेवर्स हैं। बट इन 5 में से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर 3 ही फ्लेवर्स हैं। इन 3 को ही सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। वो 3 मैं आपको बता रहा हूं, फिर बाकी 2 भी बता देता हूं। अब ये आप ये 3 सुनिए। इनमें पहला है Oracle एंटरप्राइज एडिशन, दूसरा है Oracle स्टैंडर्ड एडिशन, और तीसरा है Oracle एक्सप्रेस एडिशन। Oracle के ये 3 पॉपुलर एडिशंस हैं, राइट? Oracle एंटरप्राइज, Oracle स्टैंडर्ड और Oracle एक्सप्रेस। अब इन तीनों में कॉमन क्या है वो सुन लीजिए। ये तीनों के तीनों फ्री हैं अगर आप लर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। यानी एज अ स्टूडेंट अगर आप डाउनलोड करें, आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आप कमर्शियली यूज करते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों कमर्शियली पेड हैं, लेकिन ये कमर्शियली भी फ्री है। जो Oracle का एक्सप्रेस एडिशन है वो कमर्शियली भी फ्री है, लेकिन एंटरप्राइज और स्टैंडर्ड एडिशन कमर्शियल यूज करेंगे तो पे करना पड़ेगा लाइसेंसिंग फी, वरना आप इलीगल यूज कर रहे होंगे Oracle का, ये माना जाएगा। और अगर आप सीखने के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड, बताइए। यस, वी ऑल कैन मेक यूज ऑफ ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन। हमें ओरेकल को कुछ पे नहीं करना, कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि वी आर जस्ट लर्निंग ओरेकल। हम कोई बिजनेस नहीं चला रहे हैं जिसमें ओरेकल को हम यूज कर रहे हो, बट अगर करेंगे तो एंटरप्राइज और स्टैंडर्ड का पेमेंट करना पड़ेगा, बट एक्सप्रेस एडिशन थ्रू आउट फ्री है। समझ में आई बात सबको? अब इनकी आपको टेक्निकल डिटेल्स देता हूं। अच्छा, बाकी दो कौन है जो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, वो भी आप सुन लो, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ योर नॉलेज। एक ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन 1 भी आता है, एक ये भी है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। और एक याद रखिएगा, ओरेकल पर्सनल एडिशन भी आता है। ओके, ये 5 आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने बाकी दोनों के नाम इसलिए नहीं लिए बिकॉज दे आर लीस्ट पॉपुलर। जो ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है ओरेकल के, वो नंबर 1 प्रोडक्ट है ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन, उसके बाद स्टैंडर्ड, और बिल्कुल सिंपल अगर आप लें तो ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन। क्लियर हुआ? इनकी पावर्स उतनी नहीं है अभिमन्यु, ये उतने पावरफुल नहीं है जितने पावरफुल बाकी हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए समझिए। अब इन तीनों की खासियतें सुन लीजिए। ये लास्ट पैरा भी आप पढ़ लीजिए, जैसा मैंने कहा आपसे वही है। यहां पर लर्निंग पर्पस के लिए सब फ्री है, बट अगर आप कमर्शियली यूज करते हैं तो आपको पहले 2 का पे करना पड़ेगा, तीसरा तो कमर्शियली भी फ्री है। ओरेकल पता कर लेगी ना, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एनहांस्ड है। अच्छा ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ये पता कर सकती है कि आप विंडोज का पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं कि एक्चुअल यूज कर रहे हैं, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ये पता कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आप पता करिएगा, अगर आप किसी कंपनी में या अपने कॉलेज में हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के मेल्स आते होंगे कि हमने आपका नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करा, ये कंप्यूटर पे आपके यहाँ ऑथराइज वर्जन विंडोज का नहीं है। सब टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है। अगर आप ओरेकल का स्टैंडर्ड एडिशन कमर्शियली यूज करेंगे तो इंटरनेट के किसी सर्वर पे तो डालेंगे ना आप उसे, कहीं तो यूज होगा ना, और वहां से ट्रेसिंग हो जाएगी। तो आप करने के मूड में हो क्या? क्यों योगेंद्र, कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या? सोचना नहीं, ऐसा दिक्कत हो जाएगी। ओरेकल केस करने में बहुत आगे है। ओरेकल अपने लोगो तक पे केस कर देती है। लोगो मतलब आइकन, लोगो मतलब हिंदी वाला लोगो नहीं, इंग्लिश वाला लोगो। अगर आप ओरेकल का आइकन भी यूज करते हैं ना बिल्कुल एज इट इज, तो ओरेकल उससे भी केस कर सकती है। सब कुछ कॉपीराइट करा हुआ है इन्होंने, बट लर्निंग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि आप लर्निंग के लिए हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब तीनों एडिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एंटरप्राइज एडिशन ओरेकल का सबसे कॉस्टली एडिशन है, याद रखिएगा सबसे एक्सपेंसिव है, बट आपको इसकी एक्सपेंसिवनेस की चिंता नहीं करनी, क्योंकि मैंने कहा आप तो लर्निंग के लिए सीख रहे हैं, और कल को अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो खरीदने का काम कंपनी का है, आपका नहीं है। आपको बस ओरेकल पे काम करना आना चाहिए। ठीक है, खास बात यह है, इस पर्टिकुलर एडिशन में कोई लिमिट नहीं है आपके कंप्यूटर में कितने भी सीपीयूज हो सकते हैं। आप सबने मल्टी प्रोसेसर नाम सुना है? ये वर्ड सुना है आपने, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स, यानी एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर डाल दिए जाते हैं। तो जब एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर डाल दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ सीपीयूज बढ़ हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयू पे काम करते हैं। ओरेकल के जो बाकी एडिशंस हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयू पे काम करते हैं, बट ओरेकल का जो एंटरप्राइज एडिशन है उसके लिए नंबर ऑफ सीपीयूज की कोई लिमिटेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, कोई लिमिटेशन मेमोरी और डेटाबेस साइज की भी नहीं है। आप कितना ही बड़ा डेटाबेस एंटरप्राइज एडिशन के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, जितना आपकी हार्ड डिस्क में जगह है उतना डेटाबेस आप मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रीमियम फीचर्स हैं इसके पास जो बाकी एडिशंस में आपको नहीं मिलते हैं। दिस इज एंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन छोटी कंपनीज के लिए है, मिडिल लेवल कंपनीज के लिए है, जिनके पास 4 सीपीयूज तक के कंप्यूटर्स हैं। यानी एक कंप्यूटर में अगर 4 या 4 से कम है तो आप स्टैंडर्ड एडिशन को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये भी डेटाबेस साइज पे कोई लिमिट नहीं देता है, बट फीचर्स इसके पास उतने नहीं है जो एंटरप्राइज एडिशन के पास मिलेंगे। जहां तक एक्सप्रेस एडिशन की बात है, एक्सप्रेस एडिशन ओरेकल ने 19C के लिए नहीं निकाला है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करेंगे तो एक्सप्रेस एडिशन आपको मिलेगा ओरेकल 18C का। अगर आप 19C डाउनलोड करेंगे तो एंटरप्राइज एडिशन आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। और एक्सप्रेस एडिशन, जैसा कहा मैंने, लिमिटेड नंबर ऑफ सीपीयूज पे चलता है, 2 से ज्यादा सीपीयू नहीं होने चाहिए, 2 GB से ज्यादा रैम यूज नहीं कर पाएगा।
इसका मतलब अगर डेटाबेस बहुत हैवी हो गया तो आप रैम अगर बढ़ा भी देंगे तो एक्सप्रेस एडिशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी और 32 जीबी से ज्यादा आप डेटा इसके अंदर नहीं रख पाएंगे। फीचर्स बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर आप एक बहुत ही छोटी कंपनी के लिए कोई डेटाबेस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो आप एक्सप्रेस एडिशन में कर सकते हैं। छोटी कंपनी मतलब कोई लोकल ऑफिस जिसका है। लेकिन अगर कोई मिडिल लेवल की कंपनी है या बहुत बड़े लेवल की कंपनी है तो डेफिनेटली वो यूज करेगी एंटरप्राइज या स्टैंडर्ड एडिशन। हो गया क्लियर? तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? हम लोग कौन सा यूज करेंगे? ओरेकल 19C एंटरप्राइज एडिशन, स्टैंडर्ड नहीं। we'll be using enterprise edition, Oracle 19C enterprise edition। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इसे कैसे डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करना है। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है सबको? राइट? चलिए अब आपको कोर्स आउटलाइन दे देता हूं, फिर आपका बैच शेड्यूल और फीस वगैरह की बात आपसे परमजीत सर कर लेंगे। ओके, सबसे पहले कोर्स आउटलाइन देख लीजिए आप। इस कोर्स में हम कंप्लीट कवर करेंगे एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल को। आज मैंने एसक्यूएल के बारे में जानबूझ के कोई बात नहीं की है, इसलिए नहीं की है ताकि आप अच्छे से समझें डीबीएमएस आरडीबीएमएस ये क्या होते हैं। एसक्यूएल का डिस्कशन अगले लेक्चर में मैं करूंगा। तो मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू दे दूं। इस कोर्स में कंप्लीट एसक्यूएल हम कवर अप करेंगे, कंप्लीट पीएल एसक्यूएल कवर अप करेंगे। टॉपिक्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं जो हम एसक्यूएल में कवर करने वाले हैं। एसक्यूएल में अलग अलग कैटेगरी के कमांड्स कवर अप होंगे। ओरेकल में जो डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स हैं वो कवर अप होंगे। क्लॉजेस, जॉइन, सब क्वेरी, कंस्ट्रेंट, व्यूज, सीक्वेंसेस, बहुत कुछ है। अभी तो इसमें एक और मिसिंग है, सिनोनिम। बहुत कुछ है जो इसके अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बताऊंगा। पीएल का मतलब होता है प्रोसीजरल, और पीएल का भी आप बहुत सिंपल वर्ड्स में प्रोग्रामिंग से लीजिए। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं एसक्यूएल में क्या करते हैं, तो एसक्यूएल में हम लोग क्वेरीज लिखते हैं, और पीएल एसक्यूएल में क्या करते हैं, पीएल एसक्यूएल में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस कोर्स में आप दोनों चीजें सीखेंगे। इस कोर्स में आप दोनों चीजें सीखेंगे, क्वेरी वाला पार्ट भी सीखेंगे और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी सीखेंगे। राइट? प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आप पढ़ेंगे पीएल एसक्यूएल, जिसमें अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को पढ़ा हो तो आपने सुना होगा इफ एल्स होता है, लूप होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ये सारी चीजें आपको ओरेकल के अंदर भी मिलेंगी। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है मेरी सबको?